नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो थोड़ा बदला हुआ है और ज़्यादा नहीं बदला है। उसमें कुछ दो बिंदु ऐसे हैं जिनमें बदला गया, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें बदला हुआ। ये कि पहले जो गद्यांश पूछता था वो 300 साढ़े 300 का था और इस बार सिर्फ 200 और 250 का दिया गया है। पहले ये था कि मुझे 50 प्रश्न मिलते थे, यानी आपको 50 प्रश्न दिए जाते थे और उसमें से आपको 40 प्रश्न करने अनिवार्य होते थे। और अब क्या करना है, अब आपसे 50 प्रश्न पूछेगा और उन 50 को ही हल करना है। कोई बदलाव ज़्यादा है नहीं। फिर मैं उसका आपसे क्या बोलते हैं कि उस पर चर्चा कर लूँगा। हम पढ़ते हैं वर्ण विचार क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। चूँकि किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए उसका व्याकरणिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। और आप बखूबी जानते हैं कि हम लोग पढ़ते और पढ़ाते चले आ रहे हैं बचपन से। जिस भाषा के क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहाँ की आपको मातृभाषा जो है वो आपको अवश्य आती है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र से अधिकतर हैं तो आपको हिंदी भाषा आती ही आती होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। या जिस किसी भी आप क्षेत्र से आते होंगे वो आपको भाषा आती होगी। तो भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य हो जाता है, जिससे हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं और भाषा का एक अच्छा रूप या अच्छे तरीके से हम बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। चूँकि जो मातृभाषा होती है वो हम लोग बचपन से सीखते सिखाते चले आते हैं, तो वो एकदम हमारे जहन में आ जाती है, उसको बोलने में कोई हिचक नहीं होता है। जैसे हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भारतेंदु लिखते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। क्योंकि यदि आपको मातृभाषा नहीं आती है तो आप किसी काम के नहीं, आपका मज़ा नहीं आएगा। आप कहीं भी जाएंगे और अपने लोगों से अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं किसी से अपनी भाषा में। तो अपनी मातृभाषा का समझना और उसमें सोचना, उसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करते हुए हम चलते हैं वर्ण विचार पे। वर्णमाला क्या होती है सब पढ़ते पढ़ाते चले होंगे। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। और हम लोग पढ़ते थे अनार के दाने लाल लाल, आम खाता मिट्टू लाल, इमली खट्टे मिट्टे बेर, ईख खेत में घुस गया शेर। सबका अलग अलग है अपना पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते और पढ़ाते चले आ रहे हैं। बस उन चीज़ों को समझना है हमको। उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्ण विचार है क्या, वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्रम वाइज, क्रम तरीके से सतत प्रक्रिया रहेगी इसमें पढ़ाने के लिए। आप लगातार पढ़ते और देखते रहेंगे तो आप बखूबी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे। तो हम चलते हैं वर्ण विचार पे। वर्ण विचार होता क्या है उस पे हम बात करते हैं। समझिएगा, यहाँ पर हिंदी भाषा की ध्वनि या वर्ण व्यवस्था। क्योंकि जब वर्णमाला की बात आती है तो उसमें एक क्रम है, एक नियमावली है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक वैज्ञानिक वर्णमाला है अपनी, उसमें वैज्ञानिक तरीके से उसका वर्गीकृत किया गया, उसका वर्गीकरण किया गया है। उस माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे पहले जब बात आती है भाषा, तो आप समझ गए हैं कि एक दूसरे से जब हम संवाद करते हैं उसमें जिन बातों का जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा होती है। फिलहाल हम समझते हैं कि वर्ण कहते किसको हैं। वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे न्यूनतम या छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। एकदम साधारण सी बात लिखी हुई है, पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका अक्षर है, इसमें वर्ण छिपा है, ये आधा है अक्षर, आधा वर्ण है ये। और जब इसमें आ मिलता है जो स्वर है, तब ये पूरा क्या बनता है, ये बन जाता है, तब पूरा अक्षर बनता है। तो वर्ण हमारे अधूरे ही हैं। वर्ण हमारे क्या हैं, अधूरे हैं, उनको स्वरों से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि देखिए क्रम एक है, निर्धारित है इसका। सबसे पहला होता है ध्वनि,
न्यूनतम इकाई ध्वनि है, गलती हो गई थी, न्यूनतम इकाई ध्वनि है, उसके बाद आता है क्या आता है, वर्ण, वर्ण आता है, और वर्ण के बाद क्या आता है, अक्षर आता है, और अक्षर के बाद क्या आता है, अक्षर के बाद आपका शब्द बनता है, शब्द के बाद क्या बनता है, शब्द के बाद बनता है पद, और पद के बाद पदबंध बनता है, पदबंध बनता है, और पदबंध के बाद क्या बनता है, वाक्य बनता है, पदबंध के बाद उपवाक्य बनता है या वाक्य बनता है। ऐसे ऐसे करके भाषा निखर के हमारे सामने वाक्य बनता है। फिर ऐसे भाषा का एक आपके सामने रूप निखर कर आ जाता है कि उसमें हम कोई बात कह सकते हैं, कोई बात बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि भाषा की सबसे न्यूनतम या छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन सबसे न्यूनतम इकाई जिसको लिखा नहीं जा सकता है, जिसका कोई रूप नहीं होता है। जैसे कोई चीज़ हम सुनते हैं, खट से आवाज़ आई तो अचानक हम समझ जाते हैं कोई आवाज़ आई है, लेकिन उसका कोई रूप, फॉर्मेट नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, वो अमूर्त है। ध्वनि क्या है, अमूर्त है, उसको देख नहीं सकते हैं, केवल हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिसका रूप होता है, जब भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई जो लिखी नहीं जा सकती वो ध्वनि है, और जिसको रूप दिया जा सकता है वो वर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है क ख ग घ, जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं हमारे, जितने भी वर्ण हैं वो सब अधूरे हैं, इनमें हलंत लगा है, हलंत से आधा अक्षर हो जाता है। ऐसे ऐसे करके सारे वर्णों में लगे हुए हैं, सभी वर्णों में हलंत लगा है, यानी ये क्या है, आपके अधूरे अक्षर हैं। इनको पूरा कैसे किया जाता है, इनको पूरा किया जाता है स्वरों के मेल से। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। समझिए, यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम में उनको बांटा गया है। इसलिए क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऐसे लिखा है, आप का लिख दिए, खा लिख दिए, घा लिख दिए, चा लिख दिए, छा लिख दिए, या लिख दिए, भा लिख दिए, तो ये आपका निश्चित क्रम नहीं है समझने के लिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को एक जो वैज्ञानिक क्रम निर्धारित किया गया है उसी क्रम में पढ़ेंगे हम। क ख ग घ अंगा, चा छ ज झ या, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा शा, शा शा ह, छत्रंग्या। तो इस तरीके से हमारा क्रम है। इस क्रम को आप सबको बखूबी याद है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि क्रम बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं कि उम्र हो जाती है, उनसे पूछो कि छोटा बड़ा सुना नहीं पाते, बाकी उनको सारे संवाद लिखना पढ़ना सब कुछ आता है, लेकिन जब उनको क्रम कहा जाता है कि लिखिए आप, तो अक्सर करके उनसे गलतियां हो जाती हैं कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो ये सारी गलतियां हो जाएंगी। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। प्रश्न सिर्फ वर्णमाला से ऐसे ही पूछ देगा कि आप बताइए कि चा वर्ग का कौन सा अक्षर है या वर्ण है, उसको बताइए, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इन सब को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और फिर क्या है, फिर हमारे स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। देखिए, अ आ इ ई उ ऊ रिस ए आए ओ आओ अंग आ, ये दो क्या है हमारे, ये दो हमारे स्वर नहीं है, इनको अयोगवाह ध्वनि कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं इनको। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं। तो स्वर कितने हैं, 11 हैं। एक बात ध्यान देने योग्य यहाँ ये है कि स्वर तो हमारे 11 हैं, लेकिन मात्राएं कितनी हैं, प्रश्न यह भी बन सकता है आपका। तो स्वर तो हमारे 11 हैं, लेकिन मात्राएं कितनी हैं, तो मात्राएं कितनी हैं, मात्राएं हमारी हैं 10। कितनी हैं, 10 हैं। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे आपने स्वर तो देख लिए 11 है, तो आपका दिमाग घूम रहा होगा कि यार स्वर तो 11 है, तो मात्राएं भी 11 होनी चाहिए। नहीं, आप पढ़े होंगे कि मात्राएं हमारी 10 होती हैं। कैसे होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, उसको बस समझना ज़रूरी है।
जैसे ये आ लिखते हैं जब, तो इसका क्या होता है आप सब कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये बेचारा अकेला रह जाता है, बिल्कुल अकेला है, लेकिन अकेला सब पे भारी होता है, समझ लीजिए। इसके बिना काम नहीं होगा किसी का। ये जितने भी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने भी ये का खा गा घा अंगा हैं, इसकी मर्जी के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है इसके बिना। तो इसका भी बेहद वर्णमाला में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी मात्रा तो जरूर कोई नहीं है, लेकिन ये अकेला सब पे भारी हो जाता है, इसके सहयोग से किसी का काम नहीं चलता है। तो इन भाई साहब का बहुत ही योगदान है। ये छोटे आ हैं, इसलिए छोटे आ हैं, तो इनका इन सब में योगदान है। बिना इनके योगदान से इनका अस्तित्व तो नहीं है कोई। तो हम समझते हैं कि स्वर हमारे 11 हैं और मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं, क्योंकि इन भाई साहब के पास कोई मात्रा नहीं है, फिर भी ये सब पे भारी हैं, इसलिए इनका नाम छोटा आ है। और ये छोटा आ बड़ा ही खतरनाक मामला है इसका, आप समझिए। कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं, आप समझ गए हैं। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हमारे हैं 25। गिन लीजिए यहाँ पर। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झाइया, टाठा डढ़ाड़ा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे 25 हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारे 25 क्या हैं? व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन को कहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ट्रिक। आप यदि भूल जाते हैं तो इनको याद करने का क्रम है, उस पर ट्रिक क्या लिखी है? कचट तप, क च ट त प, यानी ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों को याद करना बेहद जरूरी है कि कौन सा वर्ग किस में आता है। इन सब का नाम है, जैसे ये है का, ये का है आपका, ये का वर्ग हो गया। का वर्ग के 5 अक्षर आएंगे, कौन कौन से? का खा, 5 वर्ण आएंगे, का खा गा घा अंगा। का ख ग घ अंगा। ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपका का वर्ग। फिर ये हो गया खा वर्ग, नहीं चा वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो गया? चा वर्ग। कहाँ पे हम लोग आगे? देखो, पहले थे हम लोग श्याम पट पे, फिर आ गए हैं स्मार्ट बोर्ड पे, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग संकोच मत करिएगा, समझिए। चा छ ज झ या, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, इनको आप समझ लेंगे तो आपके प्रश्न यहाँ से तो नहीं छूटने वाले हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ पूरी। ये क्या हो गया? चा वर्ग हो गया। फिर हो गया टा वर्ग, टा ठ ड ढ अड़ा। इन दोनों का भी थोड़ा अलग, इनको द्विगुणित व्यंजन कहते हैं, जब इनमें ये ऐसे करके बिंदियाँ लग जाती हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इनको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, कन्फ्यूजिया जाएंगे कि कितना सारा वर्ण है और समझ में नहीं आ रहा है, उसको 2 अलग हैं और उनको फिर अलग कर रहे हैं आप सर। तो आप समझ लीजिए बस। टा हो गया, फिर हो गया ता था द ध ना, फिर हो गया पाफा बाभा माँ, पा फा बा भा माँ। क्या हो गए? 5 क्या हो गए? वर्ग हो गए, 5 वर्ग हैं। इनको याद करने के लिए आप ये पे ट्रिक लिखी हुई है, कचोटता प्यार। आप सबको प्यार कचोट रहा होगा, पहले प्यार कचोटता है और फिर क्या करता है? बकोटता है। तो यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है कि कचोटता प्यार, पहले कचोटता है फिर बकोटता है। तो कचोटता प्यार मतलब कचटतप, और पा से क्या हो जाएगा? आपका प्यार से पा वर्ग हो जाएगा। तो ये समझने के लिए आपके पास ट्रिक लिखी हुई है, कचोटता प्यार। प्यार के चक्कर मत पढ़ना, पहले पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अब समझ गए आपके 5 वर्ग का ख क च ट त प, कचोटता प्यार। तो आगे समझते हैं हम। यहाँ पे एक क्रम निर्धारित था, वो आपको पढ़वा दिए हैं, समझ लीजिएगा आप। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब पढ़िए, हम चलते हैं आगे। क्या है आगे देखते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वरों के भेद क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं। हम वर्णमाला देखे हैं, उसमें हम सारे अक्षर वर्ण पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनका एक क्रम निर्धारित है, उनके 5 वर्ग हैं। कचटतप, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं और उन 5 वर्णों को हमको याद कर लेना है। याद तो होंगे ही,
बस उसकी चर्चा आगे करेंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल सहजता से समझेंगे। मात्रा के आधार पर समझते हैं स्वरों के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि स्वर हमारे 11 हैं और बाकी जो वर्ण हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं। उनकी चर्चा क्रमशः होगी आपके सामने, आप बिल्कुल समझेंगे, कोई संकोच कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझते हैं स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं। स्वरों के प्रकार समझिए मात्रा के आधार पर, यानी मात्राओं के आधार पर हम समझेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 होते हैं। यहाँ पे संयुक्त स्वर बाद में बताएंगे हम। देखिए ह्रस्व स्वर, ये मात्रा लगी हुई है, ह्रस्व स्वर, और फिर क्या है, दीर्घ स्वर है, और क्या है फिर प्लुत स्वर है। ये इसका आपके लिए कुछ ज़रूरी है नहीं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। और ये व्याकरण है तो आप कहीं भी पढ़ सकते, मतलब हर परीक्षा में पूछी जाती है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई परीक्षा दे रहे हो, तो व्याकरण तो आप तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो, या आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएस वाले जो बच्चे हैं उसमें तो बहुत हल्का पूछता है। और जितने भी आपके क्या बोलते हैं परीक्षाएं हैं, उनमें व्याकरण का प्रश्न आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं तरीके से। वर्णमाला से प्रश्न तो आपको बनते ही बनते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हम चर्चा करेंगे आगे, ये लिखे हुए हैं, हम बताएंगे अभी। लेकिन ह्रस्व स्वर को और क्या क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनसे ही सारे वर्णों का जन्म होता है, या उनसे ही सारे वर्ण बनते हैं, अर्थात वो जड़ हैं, उन्हीं से ही मतलब सारी चीज सारे वर्णों का उत्पादन होता है, या वहीं सब चीज़ सारे वर्ण बनते हैं, तो उसको मूल स्वर कहते हैं, अर्थात जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य वर्ण हैं। या फिर लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मात्रा क्या होती है, मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको होती है, लेकिन इनको लघु स्वर कहते हैं। इनमें छोटी मात्राएं होती हैं, इनको इसलिए लघु मात्रा या लघु स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर मात्रा होती है, एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है, इसकी तो कोई मात्रा होती है, लेकिन ये अपने आप में एक मात्रा है। जब कहते हैं कि इसके सहयोग के बिना किसी का काम नहीं चलता, अर्थात उसका अस्तित्व है, तो क्या है, ये एक मात्रिक स्वर है। इनमें एक ही मात्रा होती है, इनमें एक ही मात्रा होती है, इसीलिए एक मात्रिक स्वर कहते हैं। यह सीधा सीधा प्रश्न दे देता है कि बताइए ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं, तो उसमें दिया है मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या है आपका? एक मात्रिक स्वर है, मूल स्वर है और लघु स्वर है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, है ना। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक क्यों? क्योंकि इसमें 2 मात्राएं हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। फिर गुरु स्वर, लघु का विपरीत क्या होगा? गुरु होगा। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा होता है। तो गुरु माने गुरुत्व, जिसमें गुरुत्वा होती है, जिसमें वजन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर मतलब 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ये आ है, तो ये कैसे बनता है? ये आ प्लस आ, यानी छोटा आ मिलकर के दोनों क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और ये जो छोटी ई है, ये ई प्लस ई धन ई मिलके बड़ी ई बनते हैं। ऐसे ही छोटा ऊ है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को और क्या क्या कहते हैं? गुरु स्वर, संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर। और फिर समझते हैं कि हम प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर एक ये है ओम करके, ओम कर लीजिए इसको, ये इसको प्लुत स्वर कहते हैं। सीधा प्रश्न दे देगा, उसमें बताइए प्लुत स्वर क्या है, तो ओम लिखा होगा या ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या है हमारा? प्लुत स्वर। इसमें तीन तरीके लंबी मात्रा निकलती है, जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ज़्यादा समय लगता है इसके उच्चारण में, अधिक समय लगता है, इसीलिए इसको प्लुत स्वर या तीन समय लगते हैं कहने के लिए, कह लीजिए। और फिर क्या, इसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों, वही संधि स्वर या संयुक्त स्वर। इनको समझिए, पूछ देगा संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ए आई ओ औ। ये कैसे बनते हैं, इनको समझते हैं हम। देखिए
संयुक्त मतलब साथ में जो युक्त होते हैं, जो साथ में युक्त होते हैं, अर्थात जो साथ में होते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त। तो इनको क्या कहें? संयुक्त। देखिए ये ए है, ए, तो आ प्लस ई, ये क्या हो गया आपका? आई, आई। फिर ये क्या है? आ प्लस दीर्घ ई, तो ये क्या होगा? आई, आए। ठीक है। फिर है ए है, तो इसको क्या कहेंगे? ओ है, तो आ प्लस ऊ, ये क्या हो गया? ओ हो गया। और फिर क्या है? आ प्लस बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ, तो क्या हो गया? औ। ये आप समझ गए, संयुक्त स्वर इसीलिए कहते हैं इनको। ये दोनों दो लोगों से मिलकर बनते हैं, दो स्वर मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। ये बेहद ज़रूरी है, पूछ लेगा कि बताइए इनका विच्छेद करिए, या ये किन दो स्वरों के मेल से बना है, या औ दे देगा। तो औ किन दो स्वरों के मेल से बना है उसे समझ लेंगे हम। आ प्लस बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा औ, और आ धन छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आ धन ए ई, तो आई हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं हम। अगला पेज है, जिह्वा के आधार पर हम पढ़ते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जिह्वा के आधार पर जब हम बोलते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, तो स्वर कहीं ना कहीं टकरा के चलते हैं, यानी स्पर्श करते हुए चलते हैं। जिह्वा में टकरा के चलते हैं, उसको स्पर्श करते हुए चलते हैं, तो उसे ही हम जिह्वा के आधार पर, अर्थात जब हम बोलते हैं उनको, तो इन जो सारे स्वर हैं या वर्ण हैं, उन सभी का कहीं किसी न किसी स्पर्श से उनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको अग्र, मध्य या पश्च कहते हैं। अब आप समझिए, जैसे कि एक क्या बोलते हैं, जैसे कि एक घर बना हुआ है, घर बना हुआ है, ये घर है, तो इसमें तीन लोग जब प्रवेश करते हैं या घुसते हैं अंदर जाने के लिए, यहाँ पे तीन लोग हैं जाने के लिए घुसते हैं अंदर, तो पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा, बस यही खेल समझना है हमको। माध्यम समझिए, इसके माध्यम से इन तीनों को एक घर में जाना है, तो किस तरीके से कौन जाएगा? कोई तो आगे जाएगा, कोई जो आगे होगा भाई वो आगे जाएगा, और जो बीच में होगा तो बीच में जाएगा, और जो बाद में होगा वो बाद में जाएगा। तो ये हो गया अग्र, ये हो गया मध्य, ये हो गया पश्च, यानी ये पहले जाएंगे और ये बाद में 2 नंबर में जाएंगे, ये क्या होंगे? तीसरे नंबर पे जाएंगे। तो ये समझिए, ये सर 3 वर्गीकृत किया गया 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर देखिए यहाँ पर ई ई ए आए, क्योंकि इनको जब हम उच्चारित करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो जिह्वा के अगले भाग का प्रयोग होता है, अगले भाग से इनका स्पर्श होता है, इसलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। अब आप उच्चारण करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ई जब बोलते हैं तो जुबान का जो अगला वाला भाग है उसका प्रयोग होता है, जैसे बोलते हैं ई, तो क्या हो रहा है? अगले भाग से हवा निकल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? हम अग्र स्वर कहेंगे। ए आए। फिर क्या है आपका? मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? अ है, क्योंकि जब अ बोलते हैं तो वो हम कंठ से बोलते हैं, और कंठ हमारा कहाँ है? मध्य में है, बिल्कुल यहाँ पर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? अ। तो ये बीच में लटक गया है ना, बाहर जा रहा है ना नीचे को जा रहा है, तो ये क्या हो गया? मध्य स्वर। इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम अ बोलते हैं तो ना तो अधिक उत्साहित होते हैं, ना तो अधिक ही हम नीचे को आते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उदासीन। एकदम कोई मतलब नहीं है इनको, त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं बीच में, ना इधर जाते हैं ना बाहर आते हुए कहते हैं गुड़ का हंसिया, ना खावे में ना निगले में, मतलब ना खा सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो ये बीच में लटके हुए हैं, लटकू भाई हैं, इनको आ बोलते हैं। ये छोटा आ है, ये क्या है? मध्य स्वर है। फिर है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? पश्च स्वर हैं आपके, ये क्या है पश्च स्वर? देखिए, बड़ा आ, उ ओ औ। इनको समझिए, क्रम निर्धारित है। अब क्रम पढ़िए, देखिए, अ आ इ ई उ ऊ रिस ए आई ओ औ।
ओ औ। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं आपको याद करा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये क्रम है आपका, एक क्रम निर्धारित है इनका। तो ये क्रम तो आपको जाहिर सी बात है याद होगा आपको, तो ये क्रम जरूरी है। तो इसमें देखिए पश्च में कौन कौन से आएंगे, पश्च में जिनमें तीन होगा, जिनमें तीन होगा, एक तो ये जोड़ा और एक तो ये जोड़ा और एक क्या हो गया आपका ये वाला जोड़ा। अब आप देखिए पश्च में जब आ जाएंगे, मध्य में तो आप जानते हैं कौन बैठा हुआ है, मध्य में छोटा आ है अर्थात लघु रूप है आ का। फिर ये देखिए पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे, पश्च स्वर में दो जोड़े याद कर लीजिए। पहला जोड़ा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक क्रम निर्धारित है, क्रम तो आपको याद ही है। तो देखिए पहला जोड़ा है, पहला जोड़ा जो है इसमें भी 3 नज़र आ रहा है आपको, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 नज़र आ रहा है और इसमें भी 3 नज़र आ, ओ और आओ में 3 नज़र आ रहा है। तो जितने 3 3 है वो उनको पश्च में कर दीजिए, उनको पश्च में कर दीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि पश्च स्वर कौन कौन से हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा उसका प्रयोग करना है बस। देखिए 3 3 लिखे हो यहाँ पर, देखिए इसमें भी 3 नज़र आ रहा है आपको, इसमें भी 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 नज़र आ रहा है। तो हमारे जो 3 3 वाले वर्ण हैं उनको पश्च में रख लीजिए, आ तो आपका है ही, और बाकी जो बचे हैं किस में होंगे, वो अग्रस्वर में आ जाएंगे। अग्रस्वर कितने हैं, 4 हैं, अग्रस्वर 4 हैं, इसको याद कर लेना। अग्रस्वर कितने हैं, 4 हैं। और एक हमारा क्या है, मध्य स्वर है, जिसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। ना तो अधिक खुश होता है ना तो अधिक दुखी होता है, उदासीन मूड में या उदासीन बना रहता है, इसलिए उसको उदासीन कहते हैं। फिर पश्च स्वर क्या है, पश्च स्वर जिनमें 3 3 आता है, देखिए अ, बड़ा आ, उ और ओ औ। तो इनमें तीनों में 3 नजर आ रहा है, तो जितने में 3 होंगे वो पश्च स्वर हो जाएंगे, तो इनको क्या कहें, पश्च स्वर हो जाएंगे, पश्च स्वर। देखिए पश्च स्वर कितने हमारे, पश्च स्वर हमारे 5 हैं, 5 हैं, और एक क्या है, मध्य स्वर है, और 4 हमारे अग्रस्वर हैं। आप समझ गए होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पढ़ लिए हैं आपकी जिह्वा के आधार पर, अब पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर, यानी हमारी मुख की आकृति किस तरीके से बनती है उसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है संवृत स्वर, संवृत स्वर है, फिर है अर्ध संवृत, फिर है विव्रत, फिर है अर्ध विव्रत। यानी संवृत होगा, फिर अर्ध संवृत होगा, फिर विव्रत होगा, और फिर उसके बाद अर्ध विव्रत होगा। इसको समझिए, जब हम मुख से बोलते हैं तो मुख में कोई ना कोई आकृति बनती है, कोई ना कोई आकार बनता है, तो इसलिए उसको कहते हैं मुखाकृति के आधार पर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, संवृत अर्थात संकुचित। संवृत का मतलब समझिए संकुचित। तो इसमें क्या होता है कि मुख बहुत कम खुलता है। संवृत में आप समझ जाएंगे कि मुख बहुत कम खुलता है, संवृत स्वर कहते हैं इनको। वो कौन कौन से हैं, इ ई उ ऊ। जब आप बोलते हैं देखिए इ ई उ ऊ, तो इसमें क्या है आपका संवृत। एक वृत्त तो बनता है लेकिन बहुत छोटा वृत्त बनता है, इसलिए इनको संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर हमारे 4 हैं, इ ई उ ऊ। फिर पढ़ते हैं अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। अर्ध संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वरों से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। संवृत में मुख बहुत कम खुलता है, लेकिन जब अर्ध संवृत की बात आती है तो उसमें मुख थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। उसमें 2 अर्ध संवृत स्वर हैं, ए और ओ। ए ओ अर्ध संवृत, और ई उ क्या हो गया, संवृत स्वर। अब पढ़ते हैं इनको, बस आप एक बार तरीके से पढ़ लेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा, तो याद हो जाएगा आपको। संवृत में मुख थोड़ा कम खुलता है, और फिर जब अर्ध संवृत की बात होती है तो मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है। आप जब बोल के देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ए बोलते हैं ए, और फिर बोलते हैं ओ, तो मुख थोड़ा उनसे ज़्यादा खुलता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। फिर आता है विव्रत। विव्रत से समझिए विशाल, वि मतलब विशाल वृत्त, वि मतलब विशाल वृत्त। यानी इसमें क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुलता है, मुख क्या होता है, पूरा खुलता है, उसे ही
विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर में सिर्फ एक ही है, इसमें क्या है, अ है। जब कोई सरगम लगाता है, सुर लगाता है तो बोलता है अ, इस तरीके से मुख खोलता है, तो हमारा मुख की आकृति कैसी होती है, विशाल हो जाती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, विवृत अर्थात विशाल वृत्त, यानी मुख क्या खुलेगा, पूरा मुख खुलेगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये आपका विवृत स्वर हो गया। फिर पढ़ते हैं अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, इसमें पूरा खुलता है और इसमें क्या होता है, मुख आधा खुलता है, इसलिए इसको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसको देखिए, इसमें है अ ए औ, ये लघु रूप छोटा का है यानी आ है, और ए है और ओ है, तो ये अर्धविवृत स्वर है। इसको जब पढ़ेंगे अ और ए और औ, तो ये अर्धविवृत हैं, यानी इसमें मुख पूरा खुलता है और इसमें क्या होता है, मुख आधा खुलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अर्धविवृत स्वर कहते हैं। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो संवृत, संवृत में कौन कौन से हैं, ई उ ऊ। फिर होता है अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में कौन आएगा, ए और ओ आ जाएगा। फिर विवृत में आ जाएगा आ है, सिर्फ अकेला बड़ा आ है। और फिर अर्धविवृत में क्या हो जाएगा, आपका छोटा आ है और ए और औ है। आगे चर्चा करते हैं हम, आप समझ गए होंगे मुखाकृति के आधार पर। अब समझते हैं हम व्यंजनों को, व्यंजन को समझते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है, इनको क्या क्या कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 41 व्यंजन होते हैं, वहीं लेखन के आधार पर 35 व्यंजन होते हैं। हम उच्चारण के आधार पर तो 41 व्यंजन होते हैं हमारे, लेकिन जब लेखन में उसका प्रयोग होता है तो कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के बारे में जानकारी देख लीजिए कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, उनमें स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे वर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था, जिसे का लिखते हैं तो इसमें हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब अक्षर आपका वर्ण आधा है, और इसको पूरा करने के लिए हमारे कौन है, छोटकऊ चाचा हैं, आ हैं, उनको जब इनमें लगाएंगे तब ये पूरे हो पाएंगे, अन्यथा ये अधूरे ही रह जाएंगे। तो इनमें क्या कहा गया है कि वो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आप खाने में पर मत जाइए, व्यंजन ये भी हैं, इनमें भी ढेर सारे व्यंजन हैं, कई प्रकार के व्यंजन हैं, उसमें हम पढ़ेंगे आगे। हर व्यंजन के उच्चारण में क्या लगा होता है, ये देखो छुटकऊ बैठे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, ये क्या है आपका आ स्वर लगा होता है हर व्यंजन के उच्चारण में। कहे थे कि इनका अस्तित्व बहुत बड़ा है, इनके अस्तित्व के बिना किसी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता, सहायक की आवश्यकता होती है। होती है यहाँ पे लिखा है भाई, देखिए होती है, नहीं होती नहीं, होती है, अवश्य होती है, क्योंकि ये स्वरों के मेल से नहीं बोले जाएंगे, बिना स्वरों के मेल से नहीं बोले जाएंगे। जैसे का जब ये इसमें देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, का है और ये हलंत के बाद इसमें आ है, तब ये पूरा का है। और ये जो खा है, इसमें खा है, ये हलंत लगा है यानी अधूरा अक्षर है, जब आ मिल जाएगा तब ये खा बनता है। ये गा है तो गा में क्या है, ये आधा है, इसमें जब आ मिल जाएगा तब ये पूरा गा बन जाएगा। तो समझ गए हैं आप कि वर्ण हमारे स्वरों के मेल से ही बोले जाते हैं, उनके बिना उनका उच्चारण नहीं हो सकता है। आगे समझते हैं हम व्यंजन। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अवरोध की प्रकृति के आधार पर व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख किसी न किसी अंग को छूता हुआ निकलता है या उन्हें स्पर्श करता हुआ निकलता है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो कचरतब है आपका वर्ग, उसे क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। का से माँ तक यानी कचरतब जब आपको पूरा याद है तो उनमें एक वर्ग में 5 वर्ण हैं और उन वर्णों से पूरे कितने बनेंगे, 25 वर्ण बनेंगे। तो का से माँ तक जो सभी वर्ण हैं
तो उनको क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्पर्श करते हुए चलते हैं। का वर्ग है, का वर्ग के 5 अक्षर हैं, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। आपको याद है, हम आगे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वर्ण आगे किस आधार पे बांटा गया है। हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन यार लव, अर्थात जब हमको दोस्त मिलता है, हम कहते हैं अचानक से क्या हो गया, कहते हैं यार लव हो गया है, यार लव हो गया है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है आपके? या र ल व, या र ल व। और ये दो जो या और वा हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये याद करना बेहद ज़रूरी है। आपसे सीधा प्रश्न कर देगा कि बताइए या और वा अर्ध स्वर हैं कि नहीं हैं, या पूछ देगा आपका या है वो अंतस्थ है कि नहीं है। तो जब आप याद किए हैं कि यार अलावा जो 4 वर्ण हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इनमें जो 2 वर्ण हैं या और वा हैं, जो उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर में सिर्फ 2 हैं, या और वा हैं, और बाकी जो 4 वर्ण हैं वो आपके क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। अब संघर्षी या ऊष्म व्यंजन देखिए। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है। संघर्षी या ऊष्म, जिन वर्णों को बोलते समय एक मुख से ऊष्मा निकलती है या संघर्ष करती हुई ध्वनि निकलती है, तो उसे ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन सिर्फ 4 होते हैं, वो तीनों सा होते हैं और हा होता है। इसको हम बता देंगे आपको कि इन तीनों सा में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या इसको किस तरीके से बांटा गया है। क्योंकि आप सा बोलते तो हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि कौन सा सा हमारे गुरुजी बोल रहे हैं। अक्सर जब इमला बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप समझ नहीं पाते किस सा का उच्चारण कहाँ पे हो रहा है। अगर कोई दूसरी भाषा का कोई विद्वान या कोई विद्यार्थी है, अगर उससे लिखवाया जाए तो अधिकतर यही गलतियाँ करेंगे कि सर कौन सा सा बोलें। अधिकतर इस सा का प्रचलन अधिक है इसका, तो हम लोग अक्सर यही लगाते हैं। लेकिन हम लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो अच्छे से समझता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगा बहुत आसानी से कि किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है, किस तरीके से उनको बोलते हैं, इनको किस तरीके से बोलते हैं वो हम समझेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष पूर्वक यानी कोई ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा जब निकलती है तो उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें 4 वर्ण हैं, तीनों सा हैं और हा है। अब पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 9 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 9 भेद होते हैं। एक तो होता है आ क ख ग घ अंगा। इनका मैं आपको सूत्र लिखे दे रहा हूँ, आप रट लीजिए। कोई भी आपकी परीक्षा हो, उस सूत्र को यदि आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न गलत करने वाले नहीं हैं। उसका सूत्र मैं आपको लिखवाता हूँ कि कौन से कंठ से बोले जाएंगे, कौन से तालु से बोले जाएंगे, कौन से मूर्धा वाले वर्ण हैं और कौन से दंत वाले हैं, कौन से कंठ तालव्य वाले हैं। हम आपको सूत्र लिखवा रहे हैं, आप लिख लीजिए, देखिए या समझ लीजिए उनको। देखिए समझिए, यहाँ पर अ कु ह, ये ह है, आपको ला लग रहा होगा। अ कु ह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा। अब इसको समझ लीजिए, बहुत आसान ट्रिक है आपके पास। अगर ये सूत्र याद है तो आपका कंठ से जितने भी उच्चारण बोले, जितने भी वर्णों का उच्चारण होता है वो गलत नहीं होगा। ये सूत्र ही एकमात्र ऐसा है कि आप इसको याद कर लेंगे तो कोई भी कंठ से वर्ण बोला जाए उसको आप समझ जाएंगे। देखिए आ है जो, तो ये क्या है? ये आ है। और का क्या है? का वर्ग है पूरा। का वर्ग के 5 अक्षर याद करिए, 5 वर्ण याद कीजिए। का ख ग घ अंगा। का क्या है आपका? एक वर्ग है। अ कु ह, हा जो आपका क्या है? ये हा है।
अकुह विसर्जनीय नाम। और जो विसर्ग है जो विसर्ग है तो उसको क्या कहेंगे, हम कंठ कहेंगे, उनका कंठ से उच्चारण होगा। जो विसर्ग है उसको कहाँ से बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। तो ये सूत्र लिखा हो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ से आपका आवर्ण हो गया और कु से क्या हो गया, का वर्ग के पांचों अक्षर, पांचों वर्ण हो जाएंगे। फिर आपका जो हा है और जो विसर्ग है उसको कहाँ से बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। तो ये सूत्र आपको बहुत ही आसान है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो जो विसर्ग वाला शब्द है और आ है और का वर्ग के पांचों अक्षर हैं, का खा गा घा अंगा, और फिर क्या है, हा है, तो ये आपका कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। और फिर क्या है सूत्र, फिर सूत्र है हमारा इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। बिल्कुल वही हमको याद करना है, बिल्कुल वही याद करना है हमको, जैसे ऊपर वाला है वैसे ये भी है। इचु यसा नाम तालु, अर्थात जो ई है ये क्या है आपका, तालु से बोलते हैं ई। और ये जो चा है, चू है, जो इचू, ये जो चू है ये आपका पांचों वर्ण आ जाएंगे इसमें, चा छा जा झा या। तो ये क्या आपका चा वर्ग है। और ये या है, या क्या है आपका अंतस्थ है इसको, और इसमें सा है, शा बोलते हैं, जो हमारा तालु से बोलते हैं। इचु यसा नाम तालु, इसको तालव्य सा बोलते हैं, या इसको गोल वाली तालु सा बोलते हैं ना, इसको तालु से बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तालु सा बोलते हैं, क्योंकि ये तालु से बोली जाती है। तो इसे क्या कहेंगे, इचु यसा नाम तालु। इस सा को कैटेगराइज मतलब वर्गीकृत कर लेंगे मन में अपने कि कहाँ से बोला जाएगा, तो आप समझेंगे कौन सी तालव्य सा इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तालु से बोली जाती है। तो इचु यसा नाम तालु, ई से ईवर, ई हो गया आपका, चा से चावर के पांचों अक्षर हो जाएंगे, चाचा जा जाइया, और या हो जाएगा, और फिर ये सा हो जाएगा। तो ये कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। इचु यसा नाम तालु। अब समझते हैं ऋटुर खाणाम मूर्धा, ऋटुर खाणाम, ऋटुर खा नाम मूर्धा, ऋटुर खाणाम मूर्धा, ऋटुर खाणाम मूर्धा। बहुत आसान ट्रिक है। ऋटुर ये जो रिस है और ये टू से टा वर्ग हो जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा, ये क्या हो गया आपका, मूर्धा से बोले जाते हैं। रिस हो गया और टा वर्ग के पांचों अक्षर आ जाएंगे, टा ठा डा ढा अड़ा। और ये जो रा है, ये रा है जो आपका, इसको प्रकंपित या क्या बोलते, प्रकंपित बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे हम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋटुर खां, ऋटुर ऋटुर, तो रिस हो गया, टा हो गया आपका, टावर के क्या हो जाएंगे, पांचों वर्ण आ जाएंगे, और रा हो गया, और खा इसको बोलते हैं, आप सब पढ़े होंगे, इसको खा भी बोला जाता है कभी कभी। जब आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो इस वर्ण का उच्चारण कहीं पर खा होता है और कहीं पर सा होता है। अधिकतर इसका प्रयोग अब सा में अधिक होता है और खा में कम होता है। जो पौराणिक ग्रंथ हैं या संस्कृतनिष्ठ जो ग्रंथ हैं उनमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अधिकतर जब हम तद्भव और तत्सम पढ़ते हैं तो जब इस वर्ण का प्रयोग होता है तो आप समझ जाइए वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो ये पहचान किसके लिए है, ये पहचान संस्कृतनिष्ठ शब्द के लिए, वर्ण के लिए है। ये अधिकतर तत्सम शब्द इससे बनते हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इसलिए नहीं होता है, इनका उच्चारण मूर्धा से ही होता है। कारण स्पष्ट है कि एक वैज्ञानिक नियमावली बनाई है कि हम कतमुदो जब कहते हैं, कतमुदो यानी कंठ से होते हुए हम कोई चीज़ बोलते हैं तो मुख तक आती है और होंठ तक जाती है। जैसे एक घर में प्रवेश करते हैं तो एक क्रम निर्धारित उसमें जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए जब कोई चीज़ बट रही होती है, विद्यालय में अक्सर करके जब लड्डू या त्यौहार में बढ़ते हैं तो कहते हैं पहले छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, एक क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम उच्चारित करते हैं वर्ण तो उसमें एक क्रम है, तो उस क्रम को जब आप याद कर लेंगे उसमें एक सूत्र है कत मूद ओ। तो का से हो गया कंठ, ता से हो गया तालु, कत मूद ओ, और मुंह से क्या हो गया, मूर्धा हो गया।
दा से दंत हो गया और ओष्ठ पे आकर के हमारे सारे वर्ण हो जाएंगे संपन्न। तो हम पढ़ते हैं ऋटुर खाणाम मूर्धा। इस खा का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और इस सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऋटुर खाणाम मूर्धा। सारे वर्ण आपको याद हो गए कि कौन कंठ से बोला जाएगा, कौन तालु से बोला जाएगा, कौन मूर्धा से बोला जाएगा, मूर्धन्य कौन कौन से हैं। ऋटुर खाणाम मूर्धा। और छूट रहा है हमसे कुछ, वो आपको बता रहा हूँ। ऋटुर खाणाम मूर्धा और लितुल सानाम दंता। अब दांत पे आते हैं। लितुल सानाम, लितुल सानाम दंता। दंता देखिए, लितुल सानाम दंता वही ट्रिक है, बिल्कुल वही, एकदम याद कर लीजिए, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। आप कतई भूल ही नहीं सकते हैं कि आप भूल जाएं। मेरी बताई हुई ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी, कोई भी आपका वर्ण गलत होने वाला नहीं है। लितुल ये ली है, इसका संस्कृत में प्रयोग अधिकतर होता है, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको चीज़ें गलत नहीं होंगी आपकी। लि तू ये ता है, इसको ला हम बना दिए हैं। ये क्या है आपका? ये ता है। लितुल ये आपका देखिए, लितुल सानाम दंता। लितुल सानाम दंता। इसमें सा कौन सी? दंत सा इसको बोलते हैं। जो सा है सपेरा वाली सा, सांप वाली जो सा है, इसको क्या बोलते हैं? दंत सा बोलते हैं। तो ली हो गया और ता हो गया। तू से क्या हो गया? ता था दाधा ना। ता था दाधा ना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? ला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो लितुल सानाम दंता। लितुल सानाम दंता। तो आपके 4 हम बता दिए हैं कि इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी आपका वर्ण गलत होने वाला नहीं है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप याद कर लिए होंगे। लिख लिए हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने तेजस्वी लोग हैं कि आपको याद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब इनको हम पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से कहाँ से बोले जाते हैं। फिर उसके बारे में हम लिखे हैं, आप पढ़िए तालब में, देखिए उसका सारा यहाँ पे विस्तृत दिया हुआ है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कंठ में कौन कौन से होते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ तीनों दोनों आ जाएंगे, काखा गागा अंगा और हा आ जाएगा। अकुह विसर्ग भी बोला जाता है इसमें। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 9 भेद होते हैं, उनमें हम पढ़ लिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें कंठ कंठव्य हैं, कंठव्य अर्थात कंठ से बोले जाएंगे। अको विसर्जनीय नाम कंठा। फिर तालव्य है, तालु और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं, तालु और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य बोलते हैं। इच यसा नाम तालु हमने याद करके रखा है। इच यसा नाम तालु। ई से दोनों ई आ जाएंगे, चा से पांचों आ गए, चाछा जाझा, यहाँ चाछा जाझा हो जाएगा। और यसा नाम तालु, य और सा, ये तालव्य सा है। इच यसा नाम तालु याद कर लिए हैं। फिर मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा और जीभ से जो स्पर्श करके बोले जाने वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सूत्र लिख चुके हैं। ऋटुर खाणाम मूर्धा। रा ऋष हो गया, देखो इसमें ऋष भी है, इसमें ऋष भी शामिल है। ऋटुर खाणाम मूर्धा, इसको खा बोलते हैं। अधिकतर इसका प्रयोग अब सा के रूप में होता है, लेकिन जब संस्कृत पढ़ते थे हम तो उसमें अधिकतर प्रयोग खा के रूप में होता है। पौराणिक ग्रंथों में इसका बहुत महत्व है, और जब हम तत्सम शब्दावली पढ़ेंगे तो उसमें इसका बेहद प्रयोग है। तो आप समझ जाएंगे इसका जहाँ प्रयोग होगा वो तत्सम शब्दावली होगी। तो तद्भव और तत्सम पढ़ने में ये बहुत आसान करने वाला है। हमको ये बता देगा कि हम कहाँ पे रहते हैं, तत्सम में रहते हैं कि तद्भव में रहते हैं। तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ऋटुर खाणाम मूर्धा हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं दंत सा बोलते हैं। दंत में कौन कौन दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? दंत होते हैं। तो उसमें हम पढ़ चुके हैं लितुल सानाम दंता। ला से ली हो गया, इसका संस्कृत में प्रयोग अधिक है। लिट लकाल जब पढ़ते थे, फिर ये ताके ताथा दाधा और फिर ला और सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे दंत से बोले जाएंगे, लितुल सानाम दंता। और कंठ तालव्य कौन सा है? ए कंठ तालु। कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए कंठ तालु, ए कंठ तालु। और आगे सूत्र लिखा हुआ है ए कंठ तालु। और क्या है फिर? ओ कंठोष्ठो। ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठो। याद कर लेंगे सूत्र। ए कंठ तालु, ए कंठ तालु,
कंठ तालु, और ओ कंठ ओष्ठो, ओ कंठोष्ठो, कंठोष्ठ, ठीक है। और फिर वा तो आपका दंतोष्ठ है, दांत और होठ से बोला जाता है वा। और फिर नासिक के व्यंजन हमारे कौन से हैं? यमंगणनम, यमंग, यंग, इमंगणनम, यमंगणनम बोलते हैं। यानी जो पंचमाक्षर हैं जिनको अंत्याक्षर भी बोलते हैं, जैसे हम लोग अंत्याक्षरी बोलते थे। अंत्याक्षरी मतलब होता है जब हम कोई चीज़ गाते हैं उसमें जब अंत में अक्षर प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंत्याक्षर कहते हैं। अर्थात अंत के अक्षर से शुरू होने वाला जो गाना होगा आपका, या जो आपकी कविता होगी, जो भी आप अंत्याक्षरी में प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं या अंत्याक्षर व्यंजन भी कहते हैं। आगे हम पीपीटी नहीं बनाए हैं, उसकी चर्चा हम आपके पास बोर्ड पे करेंगे तो आप समझ जाएंगे उसको। बहुत ही आसान है। वर्णमाला को समझने के लिए मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ वो आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसको आप पढ़ लेंगे। आपको कोई भी हिंदी भाषा में वर्णमाला के प्रश्नों से कहीं भी कोई प्रश्न आपको जाने वाला नहीं है। यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे। मैंने विस्तृत चर्चा कर दी है, एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ बिंदु रह गए हैं, उनकी चर्चा हम बोर्ड पर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी भाषा सीखने के लिए, जानने के लिए आपको बेहतरीन प्रश्न कराए जाएंगे जो पुराने हैं, और पूरी वर्णमाला के बाद शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे। इस तरीके से क्रमवार तरीके से पढ़ते जाएंगे। अगले बिंदु की चर्चा हम करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे अब स्वरतंत्री के आधार पर। स्वरतंत्री क्या होती है? जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, कोई शब्दों या वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारे स्वरतंत्र जो हैं, स्वरतंत्र अर्थात मुख का कोई ना कोई भाग उसमें घोष या सघोष उसको कहते हैं। स्वरतंत्री के आधार पर वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है घोष और एक होता है अघोष। तो ये सूत्र लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप दिमाग में ये बना के रखेंगे अपने, उससे अच्छा है कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी साफ तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो क्या है? घोष के आधार, घोष है और अघोष है। तो घोष को सघोष भी कहते हैं, अर्थात जिसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है, ऊर्जा ज़्यादा लगती है उसको सघोष कहते हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? 345 याद कर लीजिए। 345 यार लवा, अर्थात ये अंतस्थ व्यंजन है। घोष में कौन कौन से हैं? 345 याद कर लीजिए। और ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, यार लव। और ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसको ड और ढ कहते हैं, और सभी स्वर शामिल हैं इसमें। तो घोष में कौन कौन से शामिल हैं? 345, यार लावा, ड ढ और सभी स्वर। ऐसे याद करना है हमको। इसमें क्या आप समझ लीजिए इसको। 345 क्यों लिखे हैं हम? 345 का मतलब ये है कि जिसमें ये ऐसा क्रम एक निर्धारित किया गया था। आपके सामने बताया था, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये छा वर्ग है। इस तरीके से हमारे वर्ग होते हैं। तो इन वर्गों को जो हम याद रखेंगे, स्मृति में अपने रखेंगे, तो सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे 345 क्यों लिखा है? 345 का मतलब ये एक क्रम निर्धारित है, वर्णों का एक क्रम निर्धारित है। उसमें से हमको क्या करना है? क ख ग घ अंगा। तो ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे नंबर पे है, और ये क्या है आपका? 5वें नंबर पे है। तो इसमें घोष में कौन कौन, अर्थात सघोष में कौन कौन से हैं? ग है, घ है और अंगा है। एक क्रम निर्धारित 1 2 3 4 5। और उसमें यार लावा है, अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है घोष में। और ड और ढ जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उसके बारे में हम बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। सभी स्वर शामिल हैं इसमें। सभी स्वर कौन कौन से हैं? ये सब घोष अक्षर कहलाते हैं या घोष वर्ण कहलाते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रिस ए आए ओ आओ। तो ये सब क्या है? हमारे घोष हो गए, घोष वर्ण हो गए। फिर होता है अघोष। अघोष का सूत्र क्या है? 12 और ऊष्म व्यंजन और क ख फ, ये 3 अक्षर हैं या 3 वर्ण हैं। तो ये समझिए घोष 1 2 ऊष्म व्यंजन और क ख फ। इसको जरूरी अभी नहीं है आपके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि 1 2 और ऊष्म व्यंजन, अर्थात 1 2 का मतलब का और खा जो है वो अघोष है। इसमें ऊर्जा कम लगती है, कम घर्षण होता है। घर्षण बल जिसमें अधिक होता है उसको ही घोष या सघोष कहते हैं, और जिसमें घर्षण बल कम लगता है उसको ही अघोष कहते हैं। समझ गए होंगे आप।
अब देखिए यहाँ पर एक दो का मतलब क ख, ग घ अंग। इसमें लग रहा है कि घर्षण ज़्यादा लग रहा है और इसमें कम लग रहा है। क ख, ग घ अंग, आप समझ गए होंगे। तो अघोष में कौन कौन से हैं? 12 याद कर लीजिए, 12 और ऊष्म व्यंजन अर्थात या, र, ल, व, ये सब क्या है हमारे? ये अघोष हैं। हम समझ गए। घोष में या सघोष में कौन कौन से हैं? 345 या, र, ल, व अर्थात ऊष्म व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी शामिल है, वो 2 हैं, ड और ढ, और सभी स्वर उसमें शामिल हैं घोष में। और अघोष में क्या है? 1 2 अर्थात 12 ऊष्म व्यंजन और क ख फ, ये जेफ कहा जाता है, क ख फ। आगे पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं प्राण वायु के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें प्राण वायु लगती है, अर्थात जो हम सांस लेते हैं वो कम या अधिक लगती है। तो उसी के अनुसार जिन वर्णों या अक्षरों में हमारी श्वास वायु या प्राण वायु अधिक लगती है तो उसे ही हम, जब अधिक लगती है तो महाप्राण कहते हैं, और जब कम लगती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात जो प्राणवायु हमारी होती है उसके आधार पर बताया गया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्प प्राण होता है अर्थात जिसमें कम प्राणवायु लगती है, और महाप्राण जिसमें अधिक लगती है। देखिए यहाँ पर सूत्र हैं, आप सूत्र के तरीके से याद करिए, क्योंकि वैसे बहुत कन्फ्यूजन होगा। आपको बता दिए हैं क वर्ग चा वर्ग, वो स्मृति में अपने बनाए रखिए, वो बहुत काम आने वाला है आपके पठन पाठन में बहुत काम आएगा आपके। तो देखिए 135 और ये यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और ये उत्क्षिप्त डा है। इसमें उत्क्षिप्त डा है, उसमें क्या था? उसमें दोनों शामिल थे, इसमें सिर्फ एक शामिल है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डा और ढ। डा जो है, डा से डलिया और ढा से ढक्कन, और वो उधर सभी स्वर शामिल हैं उसमें। 135 अल्प प्राण में कौन कौन से हैं? 135, और ऊष्म व्यंजन उत्क्षिप्त का सिर्फ डा और सभी स्वर। देखिए यहाँ पर 135, ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? पहला हो गया ये, और ये तीसरा हो गया वर्ण, और ये पंचमाक्षर हो गया, अर्थात अंत्याक्षर भी इसको कहते हैं, यमंगड़नम। देखिए यहाँ पर सभी स्वर शामिल हैं, सभी स्वर वही अ आ इ ई उ ऊ रिस ए आए ओ आओ। तो अल्प प्राण में कौन कौन से हैं? 135, और अंतस्थ व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? वो डा है, और सभी स्वर शामिल हैं। जब इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो सारा दिमाग में आ जाएगा, और आप कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे इन प्रश्नों को हल करने में। तो यहाँ पर का क्या है? वो आपका अल्प प्राण है, क, फिर इधर आ जाएगा ग अंग। तो इसमें बहुत ही कम प्राण वायु लगती है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। और फिर है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से हैं? 2 4, और ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं, तीनों सा शामिल हैं, और हा है और डा है। उत्क्षिप्त व्यंजन का ढा है, डा नहीं ढा है। ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं, तीनों सा का मैंने उच्चारण बताया कहाँ कहाँ से होता है। एक शलजम वाली सा का तालु से होता है, पढ़ाए थे आपको, इच यशा नाम तालु। आपको सूत्र याद होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये बात सही है या गलत है, यहाँ से प्रश्न हमारा सही होगा या गलत होगा। आप बिल्कुल स्मृति में बना के रखिए सूत्रों को। इच यशा नाम तालु, इस ता का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और इस सा का कहाँ से होता है, अर्थात सपेरा वाला सा कहाँ से होता है? दंत सा है, इसको दंत सा बोलते हैं। और ये क्या है? इसको ख या सा भी बोलते हैं, ऋटुर खाणा मूर्धा। तो ये तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन शामिल हैं महाप्राण में, और 12 अर्थात 1, ये दूसरा और चौथा 2 4। ये 2 4 क्या है? अर्थात ख और घ, इसमें अधिक प्राणवायु लगती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, इसको आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि का है कि खा है कि गा है। तो जो आपके पास सूत्र याद होगा कि अल्प प्राण में क्या क्या है? 135 है, और क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और उत्क्षिप्त व्यंजन का डा है, और सभी स्वर शामिल हैं।
फिर अल्पप्राण में याद कर लेंगे, 2 है, 4 है अर्थात 24 है, ऊष्म व्यंजन भी शामिल हैं और उत्क्षिप्त का ढा भी शामिल है। अब देखिए, आपको हम सारे सूत्र पढ़ा चुके हैं। या और वा जो है, या वा क्या है आपके अर्धस्वर भी कहते हैं और इनको अंतस्थ व्यंजन भी क्या बोलते हैं, अंतस्थ नहीं, यहाँ पे बताए थे आपको, अर्धस्वर भी कहते हैं इनको। और फिर है ला, आपका ला क्या है, पार्श्विक ला है। पार्श्विक ला क्या होता है, पार्श्विक मतलब होता है दाएं और बाएं। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, कोई का जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जैसे कहते हैं कि ला, तो ला जब बोलते हैं तो जो जुबान का अग्रभाग है, जो अगला भाग है, वो ऊपर सट जाता है और हवा हमारे दाएं और बाएं से होकर गुजरती है, इसलिए इसको पार्श्विक ला कहते हैं। अर्थात ला का उच्चारण पूछ देगा कहाँ से होता है तो आपको बताना होगा पार्श्विक है ला। फिर है रा। रा जब बोलते हैं तो स्थिति वैसी ही होती है रा, लेकिन जुबान थरथराती है, प्रकंपित, एक कंपन उत्पन्न होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है, तो इसको लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। इस वर्ण को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित। और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब होता है कि ऊपर, और उत्क्षिप्त ऊपर फेंका गया। उत माने ऊपर, उत माने ऊपर, और क्षिप्त माने, क्षिप्त माने फेंका हुआ। उत माने ऊपर और क्षिप्त माने फेंका हुआ। अर्थात जब हम ऊपर की तरफ इन वर्णों को फेंकते हैं अर्थात उत्क्षिप्त, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनको द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं या द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वो डा है और ढा है। जैसे पढ़ा और पढ़ा, इसका अंतर समझिए। एक तो होता है पढ़ा और एक होता है पढ़ा, ये फर्क समझिए आप। समझ गए आप, उत्क्षिप्त और द्विगुणित व्यंजन। अगले क्रम में आते हैं। अगला है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको जरूरी याद करना होता है, कभी भी परीक्षा में पूछ देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बिंदु, हालांकि आपके लिए आवश्यक नहीं है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। व्रत, वर्ष किसे कहते हैं, न सरल, न सरल, ये 4 वर्ण हैं आपके, इनको वर्ष भी कहते हैं, न सरल। और ये काकाल लिहा है, काकल लिहा है इसको। और ये है ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठो, वफ दंतोष्ठो। आप सब सूत्र पढ़ चुके हैं। तो हम अगली क्लास में आपके पास आएंगे हम शब्द भेद को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल महामना एकेडमी के साथ। आपको व्याकरण के हर एक बिंदु को स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा। तो वर्ण में आप पढ़ चुके हैं, जितना जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको आप 2 बार वीडियो देखिए या उसका नोट्स बनाइए, और वो जो सूत्र बताए हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, वहाँ से आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे या और भी व्याकरण के जो बिंदु पढ़ेंगे, जो आगे चर्चा करेंगे हम, उसमें ये बहुत सहायक होने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।